फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम सीए फाइनल के आगे के केस सिनारियोस डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने 1 से लेकर 10 तक केस सिनारियोस तो डिस्कस कर लिए थे। अब हमारी बारी है 11 से लेकर 20 तक केस सिनारियोस डिस्कस करने की। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सीए फाइनल के लिए मैं बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूं। सर, case scenario number 11. Jaskaran, a registered supplier of Delhi, is engaged in supplying a bouquet of taxable goods and services. तो बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज दे रहे हैं और इन्होंने हमको ये सब डिटेल दी है। ऐसा एक सेम टू सेम क्वेश्चन सप्लाई चैप्टर में पूरा डिस्क्रिप्टिव भी है और इन्होंने इसको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ फॉर्म में बना दिया। वाओ, ठीक है। पहले हम देख लेंगे क्या पूछ रहा है। पहले पूछ रहा है जीएसटी पेबल ऑन पैकेजेस सप्लाइड टू सुखीजा गिफ्ट शॉप इन जनवरी एंड इन मार्च इज। तो सुखीजा को इसने एक तो जनवरी में कुछ दिया है क्या? तो सुखीजा को इसने जनवरी में दिया 2 चॉकलेट 2 फ्रूट जूस। सर ये तो मिक्स सप्लाई है और मिक्स सप्लाई में जो हाईएस्ट रेट होता है वो लगता है। तो हाईएस्ट रेट है हमारा चॉकलेट फ्रूट जूस, टॉय बलून भी दिया क्या? हाँ, तो चॉकलेट फ्रूट जूस टॉय बलून तीनों में से हाईएस्ट रेट है मेरा 9%, डेट इज 18% का। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद तो 6 लाख के ऊपर 18% लगाओ ना आप, तो 6 लाख इंटू 18% कितना क्या आ रहा है? 6 लाख इंटू 18%, इट इज 1,08,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1,08,000। उसके बाद 500 पैकेजेस ईच कंसिस्ट ऑफ 1 चॉकलेट 1 फ्रूट जूस। तो ये तो अभी हमको निकालना नहीं है, दिल्ली कस्टमर का, केटरिंग का भी नहीं निकालना। पेनल्टी ऑफ 10,000 वाज कलेक्टेड in lump sum in the month of March since the payment was received within a delay of 60 days। तो भाई 60 दिन का डिले था, तो भाई पेनल्टी मिल गई है भाई कितने की? 10,000। अच्छा, पेनल्टी को इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माना जाता है, ये तो आपको पता ही है। और पेनल्टी का जीएसटी का रेट वही रहता है जो आपका ओरिजिनल गुड्स पे जीएसटी का रेट लगा। तो 18% तो पेनल्टी का जीएसटी रेट लग गया। पूछ क्या रहा है? जीएसटी ऑन पैकेजेस। अरे तो बहुत सिंपल है भाई, एक तो 1,18,000 1,08,000 ये हो गया, और 10,000 डिवाइड बाय 118 इंटू 18, तो ये आ गया 1525 प्लस 1,08,000, तो टोटल आ गया 1,09,525 रुपए। तो सर ये रहा, ठीक है। तो अलग अलग इन्होंने बता दिया है। तो सर जीएसटी ऑन, ठीक है ना, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, 1,09,526 रुपए, यही तो आ रहा है हमारा। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है जीएसटी ऑन सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स प्रोवाइडेड बाय जसकरण टू मिस्टर बाहुबली। तो बाहुबली जसकरण, आए हाय कहाँ है ये? तो वन ऑफ द ओल्ड कस्टमर ऑफ जसकरण बाहुबली ऑफ दिल्ली अप्रोच्ड हिम रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। जसकरण ने ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करा थ्रू अ ट्रक ओन्ड बाय हिम फॉर द लोकल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। जसकरण भाई ने कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करा। अच्छा, जिसने कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करा तो फिर वो जीटीए नहीं कहलाता है। अब क्योंकि वो जीटीए नहीं है तो फिर जीएसटी वीएसटी की बात भी नहीं होगी। तो सर अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जीएसटी लगेगा क्या? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, डेट इज जीएसटी इज नॉट पेबल एट ऑल। उसके बाद 500 पैकेजेस गिवन एज अ फ्री गिफ्ट टू दिल्ली कस्टमर ऑन द ओकेजन ऑफ लोहरी। तो पंजाबियों का त्योहार होता है लोहड़ी, काफी अच्छा त्योहार है। अब भाई फ्री गिफ्ट दिया है, रिलेटेड पार्टी को दिया नहीं है, तो भाई कोई जीएसटी वीएसटी की बात इसके ऊपर नहीं होगी। ठीक है। तो सर सप्लाई है क्या? सर ये कोई सप्लाई नहीं है, नॉट अ सप्लाई अंडर द जीएसटी लॉ, और क्योंकि ये सप्लाई नहीं है तो इसके ऊपर जीएसटी की बात नहीं होगी। फोर्थ वाला, फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी लॉ द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ केटरिंग provided by Mr. Jaskaran to his elder brother free of cost for his business function in Delhi is। अब देखो यार ध्यान से, केटरिंग की सर्विसेज जसकरण ने एल्डर ब्रदर को दी है। हाँ, अब देखो यार, ये बिल्कुल अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है फोर्थ वाला। इन्होंने ऐसा माना है कि भाई ये जो एल्डर ब्रदर है ना, ये रिलेटेड नहीं है। अब देखो अजम्पशन कैसे बनाया इंस्टीट्यूट ने। इन्होंने बोला केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एल्डर ब्रदर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर हिज बिजनेस फंक्शन। अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ, तो ये बिजनेस फंक्शन है, क्योंकि भाई बिजनेस फंक्शन है तो
बनी बात है कि जो बिजनेस करता है वो फिर अपना पैसा खुद ही चला रहा है। तो जब इसका खुद का धंधा बहुत अच्छे से चल रहा है, बिजनेस फंक्शन है, तो इन्होंने माना है ऐसा कि भाई ये दोनों रिलेटेड नहीं है, और क्योंकि ये दोनों रिलेटेड नहीं है तो फिर किसी बात की वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं। बट अगर मैं मानता कि भाई रिलेटेड है तो फिर मेरा आंसर ये आता। तो इनके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी है, अजम्पशन इन्होंने लिया हुआ है। देखो, केटरिंग सर्विसेज इज नॉट अ सप्लाई एज ब्रदर नॉट होली डिपेंडेंट। ठीक है, तो इन्होंने ये अजम्पशन लिया है और हमने ये वाला अजम्पशन नहीं लिया। ठीक है, आई बात समझ में, बहुत ही सिंपल। अगला केस सिनारियो बहुत अच्छा केस सिनारियो है। सुदर्शन ट्रांसपोर्ट एजेंसी, हियरन आफ्टर रेफर्ड टू एज STAL, रजिस्टर्ड अंडर GST इन जयपुर राजस्थान, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज दे रहे हैं और जिसके लिए कंसाइनमेंट नोट इशू कर रहे हैं, मतलब भाई GT है। मेंटेन्स ट्रक, ट्रॉलर्स, एडवांस, ये सब इन्होंने फोकट की बातें दी हुई है, अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है। आप चाहो तो इस सारी फोकट की बातों को काटा मारो, हमें क्या लेना देना। भाई इन्होंने फिर अलग अलग हमको सर्विस दी। आ जाओ ना क्वेश्चन पे, क्या पूछ रहा है अपन देखे ना। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि बताओ कौन कौन सी चीजें GST से एग्जेम्प्ट है। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सर अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करा, एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। ठीक है, 2 लाख रुपए ये एग्जेम्प्ट। देखो हमने क्लास में पढ़ा था ना, जो डोरेमोन वाले गुड्स होते हैं वो सब एग्जेम्प्ट होते हैं। डोरेमोन बोले तो डिफेंस इक्विपमेंट, ऑर्गेनिक मैन्योर, रिलीफ मटेरियल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, याद है आपको। तो ये डोरेमोन वाले गुड्स सारे के सारे एग्जेम्प्ट होते हैं बस। तो ये 2 लाख एग्जेम्प्ट। फिर STAL ने बस दिए हैं ऑन रेंट टू ABC ट्रेवल्स टू प्रोवाइड द सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ। सर अगर आपने उस इंसान को बस दी है जो फर्दर स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को सर्विसेज दे रहा है, तो आपको जो रेंट मिल रहा है ना वो भी एग्जेम्प्ट माना जाएगा। तो ये 2 लाख तो एग्जेम्प्ट है ही, ये 5 भी एग्जेम्प्ट है। फिर ये लोकल अथॉरिटी, रिलीफ मटेरियल, सर डोरेमोन वाले गुड्स, ये भी एग्जेम्प्ट है। तो 5 और 2 7, 7 और 2.5 9.5। उसके बाद ये मनी मानी बैंक है, रजिस्टर्ड इन भुवनेश्वर, सेंट इट्स ब्रांच मैनेजर मिस्टर चंपक ऑन 1 ईयर डेप्यूटेशन। चंपक को भोपाल भेजा गया। चंपक फैमिली स्टेशन इन कानपुर। मनी मानी बैंक STL फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाउस होल्ड गुड्स। सर ये हाउस होल्ड गुड्स इज नॉट एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो ये एग्जेम्प्ट नहीं है। फिर डिफेंस इक्विपमेंट से, डिफेंस इक्विपमेंट भी एग्जेम्प्ट होता है। तो टोटल कितना है हमारा, 5,50,000। उसके बाद सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, भाई ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी कोई एग्जम्पशन नहीं है। फिर पेट्रोल, अरे पेट्रोल तो हमारा एग्जाम सप्लाई में ही आता है। तो एक बार हम टोटल लगाएं, क्या ओरली लगाएं, 2 लाख, 5, 7, 7 और 2.5 9.5 लाख, 9.5 लाख और 5.5 लाख हो गया हमारा 15 लाख। 15 लाख के बाद 3 लाख हो गया 18 लाख, और 18, 2 मिनट नहीं, 3 तो नहीं आएगा, 15 और 20 कितना हो गया, 35 लाख। तो जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारा 35 लाख। आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाउस होल्ड गुड्स ऑफ मिस्टर चंपक प्रोवाइडेड बाय STL। सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का बहुत ही सिंपल है प्लेस ऑफ सप्लाई। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो जहां से गुड्स चढ़ा बस वही, बट अगर रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। अब एक बार अपन देखते हैं कि भाई सर्विसेज ली किसने। मनी मानी बैंक एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद STL फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाउस होल्ड गुड्स। भाई यहाँ पे बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और बैंक तो रजिस्टर्ड है कहाँ पे, भुवनेश्वर उड़ीसा। तो भाई यहाँ पे जो प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा ना वो आएगा हमारा भुवनेश्वर उड़ीसा। आया समझ में। उसके बाद आ जाओ आगे, कैलकुलेट द एग्रीगेट टर्नओवर। अरे सर तो बच्चों जैसा है, 35 हमने निकाला था, 3 वो 38 और 1.5 वो, तो 39,50,000 ये हो गया। इतना तो मेमोरी आपके CA बच्चों में होती है। आगे डिटरमाइन द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल। तो सर ई-वे बिल की वैलिडिटी डिस्टेंस कितना है, 220। तो नॉर्मल कार्गो रहता है तो 200 किलोमीटर पे 1 दिन मिलता है, तो 220 पे 2 दिन मिलेंगे, तो आपको 2 दिन मिलेंगे। तो सही, ई-वे बिल आपने कब जनरेट करा था, मंडे को, तो मंडे से 2 दिन जोड़ दो, वेडनेसडे, और वो भी रात के 12 बजे तक आपको टाइम मिलेगा। और इसको ऐसा लिखा जाता है वेडनेसडे थर्सडे। मैंने आपको क्लास में ही बताया था कि सर वेडनेसडे तक वैलिड और वेडनेसडे थर्सडे एट 12 मिडनाइट। आगे आ जाओ। Whether tax is required to be deducted under section 51
फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय STAL टू लोकल अथॉरिटी इन राजस्थान। STAL टू लोकल अथॉरिटी इन राजस्थान। अरे सर ये तो एग्जेम्प्ट गुड्स है, तो एग्जेम्प्ट गुड्स में कोई TDS VDS का लफड़ा ही नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई TDS VDS का लफड़ा नहीं होगा। ठीक है सर, चेक करें आंसर। देखो 35 लाख, भुवनेश्वर उड़ीसा 3950, वेडनेसडे थर्सडे, और फिर नो। देखो कितना सिंपल है यार राजा, कुछ भी नहीं है भाई। कॉन्सेप्ट क्लियर होना तो सब सिंपल है, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होना तो सब ऐसे हवा हवा से जाएगा। आ जाओ आगे आ जाओ। मिस्टर हरि मुकुंद हार्डवेयर, कैसे कैसे नाम रखते यार, हमारे घर वाले तो कितना बढ़िया नाम रखते थे, साहिल, सूरज, राम, श्याम, मोहन, ये क्या है नाम है। अब पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड अंडर GST इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है सर, इन्होंने भाई हमको फलाना फलाना डिटेल दिए। इन्होंने एक और चीज बोली कि GST का रेट है 18%। गुड्स आर जनरली रिसीव्ड बाय पार्टीज इन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान ऑन द सेकेंड डेट फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, वेयर इट टेक्स 5 days टू रीच कर्नाटका। पता नहीं कहीं काम आ जाए। भाई साहब हरि कुमुंद हार्डवेयर डिस्काउंट देते हैं 2% का, जहां पे इन्हें एडवांस में पेमेंट मिल जाता है, और इनका दिल देखो कितना बड़ा है, या विद इन 15 days ऑफ द रिमूवल ऑफ गुड्स। वाओ वाओ। और बायर ऑल्सो टेक्स नेसेसरी लीगल एक्शन। अच्छा ठीक है, और क्रेडिट नोट भी दे दिया जाता है डिस्काउंट का, और अगर लगता है डिस्काउंट में कोई दिक्कत आती है तो बायर लीगल एक्शन लेता है। फिर इन्होंने GTA से सर्विसेज लिए, खाटू श्याम, बोल खाटू श्याम दरबार की जय। तो खाटू श्याम ट्रांसपोर्टर से इन्होंने सर्विसेज लिए 1 लाख रुपए ऑन 22 अक्टूबर, और फॉर विच पेमेंट वॉज मेड ऑन 27 दिसंबर अलॉन्ग विद द पेमेंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है सर, एप्लीकेबल टैक्स दिया हुआ है, और अपन से पूछ रहा है सबसे पहले, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ गुड्स सप्लाइड टू मिस्टर्स चरणजोत हार्डवेयर एंड फिटर्स। ठीक है भाई, टाइम ऑफ सप्लाई ये रहा चरणजोत। सर अगर गुड्स के टाइम ऑफ सप्लाई की बात करें ना, तो डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, पेमेंट का लफड़ा ही नहीं, और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस जब गुड्स का रिमूवल हुआ तभी इनवॉइस बन जाना चाहिए। तो राजा मेरे यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस क्या है 12 अक्टूबर, रिमूवल है 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर तक इनवॉइस बन जाना चाहिए, 10 अक्टूबर तक नहीं बना तो टाइम ऑफ सप्लाई 10 अक्टूबर ही हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर है क्या 10 अक्टूबर। अगला से टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, मुझको राणा जी माफ करना। तो भाई राणा जी को जो बेचा है उससे, तो राणा जी आपका रिमूवल 20 अक्टूबर को हो गया है, तो 20 अक्टूबर तक इनवॉइस बन जाना चाहिए। पर बधाई हो राणा जी को, तो हमने जल्दी इनवॉइस बना दिया, 17 अक्टूबर को ही हमने इनवॉइस बना दिया। तो सर क्योंकि हमने 17 अक्टूबर को ही इनवॉइस बना दिया, तो फिर इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा हमारा 17 अक्टूबर। बोलो माता रानी की जय। ठीक है आगे आओ। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज सप्लाइड बाय खाटू श्याम ट्रांसपोर्टर। सर खाटू श्याम ट्रांसपोर्टर GTA है, और GTA के केस में रिवर्स चार्ज लगता है, और रिवर्स चार्ज में अगर आपको याद हो तो डेट ऑफ पेमेंट या 61 डे फ्रॉम इनवॉइस डेट। तो 61 डे फ्रॉम इनवॉइस डेट, देखो पेमेंट तो 27 दिसंबर को आया है, और इनवॉइस है 22 अक्टूबर का। अच्छा 22 अक्टूबर से अपने को 61 दिन गिनने, तो अक्टूबर में 30 दिन होते ना, हाँ अक्टूबर में 30, नवंबर में आ जाओ आप, नहीं अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, और 61 22 दिसंबर। तो पेमेंट कब आया भाई, पेमेंट आया 27 दिसंबर को, तो सर 22 दिसंबर होना चाहिए। है क्या हमारा ऑप्शन, ये रहा हमारा ऑप्शन 22 दिसंबर। बोलो यार आपको बात क्लियर है क्या, है बहुत ही सिंपल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा हमारा 22 दिसंबर। आगे आ जाओ। व्हाट इज द ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू आउटवर्ड सप्लाई फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो ये पूछ रहे हैं भाई अक्टूबर के लिए। ठीक है निकाल लेते, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, ये सब अक्टूबर की ट्रांजैक्शन है, इन सब का टाइम ऑफ सप्लाई अक्टूबर ही बैठ रहा है। एक बार मैं निगाहों से देख लेता हूँ, हाँ सर अक्टूबर ही बैठ रहा है, क्योंकि पेमेंट तो देखना ही नहीं है। तो इन सबको प्लस करो, करो यार, प्लस 575 प्लस 325 प्लस 270 और 375 प्लस
15,45,000 और ये 15,45,000 का, अरे रुक जाओ भाई, डिस्काउंट का भी तो मामला है। इनका डिस्काउंट का मामला क्या है, ये 2% डिस्काउंट देते हैं जहां पे एडवांस पे पेमेंट आया या 15 दिन में आया, तो पहले केस में डिस्काउंट मिलेगा क्या? सर ये 10 अक्टूबर है, ओहो तो 15 दिन के अंदर आ गया, तो इसमें तो डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा। तो 575 में से 2% डिस्काउंट जाएगा और फिर आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, 563,500, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर दूसरे केस में डिस्काउंट मिलेगा क्या? कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा भाई दूसरे केस में, 10 अक्टूबर और पेमेंट भी बहुत बाद में हुआ है। तीसरे में सर ये तो एडवांस आ गया, तो इसमें भी डिस्काउंट दो, तो 325 को तो एज इट इज ऐड कर दो, और ये जो 270 है ना राजा, तो 270 में से भी 2% माइनस करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं ना, पहले अपन आखिरी वाला ऐड कर देते हैं। आखिरी वाले में डिस्काउंट है क्या? नहीं, आखिरी वाले में भी कोई डिस्काउंट नहीं है, क्योंककि पेमेंट सब बाद में हुआ है। तो इसको पहले ऐड कर देते हैं, 375, ये आ गया 12,63,500, और ये कितना है अपना 2,70,000। तो एक काम करो, 12,63,500, 2,70,000 में से 2% माइनस करा, प्लस 12,63,500, 15,28,100 का 18%। 18% ही रेट है कि रेट भी अलग है? रेट भी अलग है क्या? हाँ, तो अमाउंट कितना आ रहा है? 2,75,058 रुपए। हाँ ठीक है, 2,75,058 रुपए। और क्या पूछ रहा है ये? बस यही तो पूछ रहा है सर। ये खाटू श्याम ट्रेडर वाला, तो ये सिर्फ अभी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पर्टेनिंग टू आउटवर्ड सप्लाई पूछ रहा है। ठीक है, एक बार मैं ये भी देख लेता हूं। तो ये हमारी आउटवर्ड सप्लाई थोड़ी, ये तो हमारी इनवर्ड सप्लाई है। तो मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट ने करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी वाला लिखा होगा। ठीक है, या तो फिर अगर डी वाला भी करेक्ट हो सकता है, अगर इन्होंने ये वाला अजम्पशन लिया हो कि इस 1 लाख पे 2.5%। तो एक बार अपन फोर्थ वाला देखें क्या? हाँ, सी वाला करेक्ट है। तो आप भी मतलब ये अजम्पशन के तो समझ में ही आ रहा है ना देख के। तो सर ये भी हो गया हमारा। आगे आओ, द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द सप्लाईज इन्वॉल्व्ड इन अबव केस ऑन विच हरी मुकुंद इज लाइबल टू पे टैक्स। तो भाई देखो 15,28,100 प्लस 1 लाख रुपए वो आरसीएम में देना है, तो 16,28,100। सर एक बार बताओ ना आंसर क्या क्या है? तो देखो 10 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 10 सही है, 17 सही है। फिर थर्ड वाले का है डी वाला ऑप्शन, बहुत बढ़िया, 22 दिसंबर। फोर्थ वाले का भी है हमारा सी वाला ऑप्शन, ये तो चेक कर रही था। और फिफ्थ वाले का ए ऑप्शन। बोलो भाई क्लियर है क्या? ठीक है, क्वेश्चनों में इतना दम भी नहीं है, जितना इंस्टीट्यूट माहौल बनाता है ना उतना तो मेरे को लगता नहीं है कि एग्जाम में भी आपसे हो जाएगा। बस नर्वस मत होना, सब हो जाएगा। ठीक है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, a company registered under GST in the state of UP, manufactures the product which are used in laboratories. Wow, product are manufactured in company। भाई ये सब है ना टाइम पास इंफॉर्मेशन देते हैं, हमको इंफॉर्मेशन चाहिए मटेरियल। तो फाइनेंशियल ईयर 1, फाइनेंशियल ईयर 2, ये मटेरियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, कंपनी गुड्स प्रोक्योर करती है। सर क्वेश्चन क्या है? इतना बड़ा क्वेश्चन, अरे बाप रे। चलो, वेदर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय राम टू एबीसी इज चार्जेबल टू टैक्स, इफ यस हु विल डिस्चार्ज द टैक्स लायबिलिटी। पहले ऑप्शन भी पढ़ लो ना तो थोड़ा सही रहता है, इतने बड़े पैसेज में समझ में आ जाते हैं पूछ क्या रहा है। तो राम टू एबीसी, राम टू एबीसी, ये रहा। कंपनी प्रोक्योर सर्विसेज ऑफ राम हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, हम कौन है? हम खुद एबीसी है। तो कंपनी राम दादा की सर्विसेज ले रहा है, राम दादा जीटी है। ठीक है, राम एंटरप्राइजेस हैज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे जीएसटी ऑन द सर्विसेज। मतलब सर आरसीएम लगेगा, बहुत बढ़िया। राम कंसाइनमेंट नोट इशू करता है, जीटी, इतना समझ में आ गया। पूछ क्या रहा था? तो ये पूछ रहा था हमसे विच ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, नहीं विच नहीं, वेदर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय राम, हाँ चार्जेबल टू टैक्स है और राम दादा को नहीं पे करना।
एबीसी लिमिटेड को पे करना है, तो राम दादा आप तो मुक्त हो गए, किसको टैक्स पे करना पड़ेगा? एबीसी लिमिटेड को टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड, एबीसी कुड हैव ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन अंडर सबसेक्शन 1 and 2 फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 3। तो ले सकता है क्या भाई ये कंपोजिशन? इसका टर्नओवर गिनो तो एक बार, 1 करोड़ 2 लाख प्लस 9,25,000, सर इंटरेस्ट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनता सर, ये 1.5 करोड़ से कम है तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो दिक्कत की बात है ही नहीं। तो फाइनेंशियल ईयर 3 में क्या एबीसी कंपोजिशन ले सकता है? 100% एबीसी फाइनेंशियल ईयर 3 में कंपोजिशन ले सकता है। तो यस, हाउएवर इट कुड प्रोवाइड सर्विसेज अप टू अ वैल्यू ऑफ 11,12,500। तो सर कंपोजिशन वाला सर्विसेज भी दे सकता है 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर। हाँ तो भाई 11,12,500 तक की सर्विसेज भी आप दे सकते हो, ठीक है। आगे, अज्यूमिंग एबीसी हैज ऑप्टेड, वाह वाह बेटा वाह बेटा वाह, पहले खुद ही पूछता है सेकंड में और फिर थर्ड में खुद ही जवाब देता है, देख रहे हो इनको। अज्यूमिंग, ऐसे थोड़ा सा भी बुद्धि लगा दोगे ना तो आंसर आपको यूं मिल जाएगा। Assuming ABC has opted for composition under subsection 1 and subsection 2 at the beginning of current financial year, what shall be the total GST liability in the state of Uttar Pradesh for the April to June quarter? भाई कंपोजिशन ये है कौन? मैन्युफैक्चरर है क्या? हाँ तो मैन्युफैक्चरर है तो भाई 1% का रेट लगाओ, इस पे भी लगेगा 1%, इस पे भी 1%, इंटरेस्ट पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ये तो सर आरसीएम है, यहाँ पे कंपोजिशन वाला नहीं, जो नॉर्मल रेट है वही लगेगा। सर रॉ मटेरियल रिसीट फ्रॉम अदर स्टेट, सर कंपोजिशन वाले को कोई आईटीसी नहीं मिलता। तो 10,20 प्लस 92,550, तो 10,20,000 प्लस 92,550 का 1% 11,126 और 50,000 का 5% है ना, तो 2,500 आएगा। तो 11,126 प्लस 2,500, तो टोटल आ गया हमारा 13,626। तो 13,626, अरे वाह भैया कितना सिंपल है यार, कोई घबराने की बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन केस ऑफ विधाता फाउंडेशन? ओहो, विधाता क्या नाम रखा है। विधाता इज अ चैरिटेबल ट्रस्ट हैज बीन सेट अप बाय द फाउंडर। The trust organizes a session on yoga and spirituality. Om Namah Shivaya in the state of UP और पार्टिसिपेशन फीस चार्ज करी, टोटल फीस चार्ज करी 2.5 लाख, इनपुट सर्विसेज से 125। ट्रस्ट इज ऑल्सो एनालाइजिंग द प्रपोजल ऑफ ग्रांटिंग द राइट्स टू एडवर्टाइज ऑन इट्स प्रीमाइसेस। ठीक है भाई, योगा स्पिरिचुअलिटी इन्होंने करा है, पूछ क्या रहा है भाई ये। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट आर नॉट आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑल एक्टिविटीज आर एग्जेम्प्ट, ऐसा भी नहीं है। फीस चार्ज बाय रजिस्टर्ड पर्सन फॉर द योगा एंड स्पिरिचुअलिटी आर एग्जेम्प्ट। हाँ भाई ये वाला तो एग्जेम्प्ट है, थर्ड वाला एग्जेम्प्ट है, सेकेंड भी गलत है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट से 2 नहीं, तो सिर्फ थर्ड वाला ही मेरे हिसाब से ये पूछ क्या रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो हाँ, तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट। ठीक है, आगे आ जाओ। What shall be the place of supply for the supply between ABC and ABC, Abhijat, Mr. Akash and nature of tax leviable thereon? देखें ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है इन तीनों के बीच में। चाहिए रहा। The raw material mentioned in point number 5 was received by ABC in its factory located in Lucknow. Includes goods amounting to 2,26,000 received from Akash Enterprises on the instruction received from Abhijat Enterprises। तो यार ये तो बिल टू शिप टू है। बिल टू शिप टू में एक डायग्राम बनाओ, इधर अभिजात और नहीं, 2 मिनट रुक जाओ, इधर आकाश, इधर अभिजात, रिसीव फ्रॉम आकाश ऑन द इंस्ट्रक्शन रिसीट, और इधर आ गया अपना एबीसी। ठीक है, ऐसे डायग्राम बना दोगे ना बिल टू शिफ्ट में तो सिंपल हो जाएगा। सर ये आपने कैसे डायग्राम बनाया? अरे इन्होंने क्या बोला, रिसीव्ड बाय एबीसी। ठीक है,
और आगे क्या बोला, फ्रॉम आकाश एंटरप्राइजेस ऑन द इंस्ट्रक्शन रिसीव फ्रॉम अभिजात एंटरप्राइजेस। तो ये तो आकाश, इंस्ट्रक्शन अभिजीत। ठीक है सर, आकाश एंटरप्राइजेस का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है यूपी, ये यूपी का है। अभिजात का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ का है भाई, गुजरात का। अब देखते हैं, तो सबसे पहले आकाश और अभिजीत के बीच में जो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा वो बनेगा गुजरात, और इन दोनों के बीच में एक एबीसी कहाँ का है, एबीसी है उत्तर प्रदेश। तो गुजरात उत्तर प्रदेश, करेक्ट ऑप्शन गुजरात उत्तर प्रदेश। पीओएस बिटवीन अभिजीत एंड आकाश, तो अभिजीत एंड आकाश गुजरात, ठीक है। और अभिजीत एंड एबीएस, ठीक है, उत्तर प्रदेश। बहुत बढ़िया, सही बोल रहा है भाई, ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। और क्या आईजीएसटी लगेगा, हाँ राजा आईजीएसटी ही लगेगा। ठीक है, एक बार ये भी चेक कर लें कि आईजीएसटी लगेगा, इनका मेरे को कोई भरोसा नहीं लगता। ये यूपी गुजरात आईजीएसटी, ये गुजरात और एबीसी कहाँ का है, यूपी। हाँ तो भाई आईजीएसटी, और क्या, तो आईजीएसटी लगेगा, खत्म बात। चलो भाई चेक करा जाए। बी बहुत बढ़िया, सही है अपना। ए सही है अपना, क्या बात है सर, क्या बात है। ये भी अपना सही है, ये भी अपना सही है। रुको, फोर्थ वाले का ऑप्शन सी टिक करा था ना अपन ने। अरे यार 2 मिनट रुक जाओ, फोर्थ वाला गड़बड़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। Services provided to charitable or religious are not outside the ambit of GST. Unless specifically exempt, they are chargeable under GST. ठीक है, तो करेक्ट है। All activities of Vidata are exempt from GST since it is a charitable trust registered। नहीं, all activities not exempt। ठीक है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। और उसके बाद फीस चार्ज बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन फॉर द सेशन ऑन योगा एंड स्पिरिचुअलिटी, नहीं, एनी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं, चैरिटेबल ट्रस्ट। तो ये वाला भी हमारा फीस चार्ज बाय रजिस्टर्ड पर्सन फॉर द सेशंस ऑन योगा एंड स्पिरिचुअलिटी आर एग्जेम्प्ट सिंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच प्रोग्राम इज एडवांसमेंट ऑफ योगा एंड स्पिरिचुअलिटी। यार एनी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, चैरिटेबल ट्रस्ट है। इन्होंने इसके आंसर में क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, सर्विसेज बाय एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12AA आर एग्जेम्प्ट। चैरिटेबल को स्पेसिफिकली बताया गया है, थस ओनली सर्विसेज। हाँ ठीक है, तो इन्होंने ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर सी दिया है ना, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। हाँ ठीक है, तो बहुत बढ़िया ना यार, ये सेकंड वाला इज व्हाट, इनकरेक्ट। ठीक है, और मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए भाई, ये जो थर्ड वाला है ना, ये भी करेक्ट नहीं है, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि फीस चार्ज में एनी रजिस्टर्ड पर्सन, ये लाइन गलत है। तो आईसीएआई को आप मेल करना, क्यों भाई, क्योंकि ये एनी रजिस्टर्ड पर्सन गलत है ना, यहाँ पे चैरिटेबल ट्रस्ट आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो ये थर्ड वाला पॉइंट भी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ठीक है भाई, इसके ऊपर अब चर्चाएं होगी, देखते हैं। ऐसे कुछ एमसीक्यूज तो राजा ऐसे होते ही हैं, इसमें अब क्या कर सकते हो। फिफ्थ वाले का ए है, करेक्ट है। ठीक है, अगर आपको भी कुछ रहा है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। केस सिनारियो नंबर 50, GQF प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर GST इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र is engaged in manufacturing goods which are used for further production in automobile industry. Company sent some semi-finished inputs to job worker Yamuna and Jamuna for necessary processing. ठीक है भाई, processed goods are sent back by the job worker. यमुना का धन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस महाराष्ट्र में, और जमुना का है मध्य प्रदेश में, दैट इज 35 किलोमीटर फ्रॉम GQF। कंपनी ने कुछ रॉ मटेरियल इंपोर्ट करे हैं और स्टोर करे हैं इन दी वेयर हाउस ऑपरेटेड बाय गजानन एंटरप्राइज इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। लेटर ऑन इट ट्रांसपोर्टेड सम गुड्स टू कंपनीज फैक्ट्री इन महाराष्ट्र। गजानन एंटरप्राइजेस GST में रजिस्टर्ड नहीं है और एग्रीगेट टर्नओवर है 18,25,000। और इन्होंने हमको इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी है। GQF प्राइवेट लिमिटेड ने स्पीडो फास्ट की भी सर्विसेज ली है, और GTA एजेंसी हैविंग अ प्रिंसिपल प्लेस इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड केरला। स्पीडो फास्ट रजिस्टर्ड है, GQF ट्रांसपोर्टेड फिनिश्ड गुड्स टू डिफरेंट। ठीक है भाई,
सुपर फास्ट कंसाइनमेंट लोड बनाता है। अब मुझे बताओ भाई, भले कंसाइनमेंट ये गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर नहीं है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, ठीक है, और गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के ऊपर आरसीएम नहीं लगता, ठीक है। आ जाओ। मिस्टर गजानन एंटरप्राइज, ओनर ऑफ वेयर हाउस इन तमिलनाडु, विशेष टू नो वेदर इट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। गजानन भाई को रजिस्ट्रेशन लेना है क्या? भाई गजानन भाई, आपका टर्नओवर तो 18,25,000 ही है, तो गजानन भाई आपको कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो गजानन इज, हाँ, गजानन भाई को एक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई आपका वो वेयर हाउस यूज हो रहा है, तो आपको बस एक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा, जीएसटी नंबर आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। स्पीडोफॉस विशेष टू ऑब्टेन a unique common enrollment number for generating e-way bill. Which of the following statement is true in this regard? सबसे पहला, Speedofast is not eligible for obtaining CEN as a transporter registered only in single state is eligible for the same. दूसरा, Speedofast is eligible for obtaining CEN as a transporter registered in multiple state is eligible for the same. After obtaining CEN, it can use CEN or GSTN. Not eligible for obtaining CEN as only unregistered transporters are eligible for same. Obtaining CN as it is registered in multiple. After obtaining CN, it can use it for generating e-way bill and updating Part B throughout the country. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सर? कॉमन एनरोलमेंट नंबर ये ले सकता है, कॉमन एनरोलमेंट नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, और कॉमन एनरोलमेंट नंबर लेने के बाद ये अपडेट भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो एक बार हम सेकंड वाला ऑप्शन डी वाला, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, सिंपल क्वेश्चन था। चलो देखो क्या पूछ रहा है थर्ड वाला, वेदर जीक्यूएफ प्राइवेट लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू जनरेट ई-वे बिल इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स टू जमुना। सर देखो, जॉब वर्कर के केस में क्या होता है ना, कंपलसरी आपको ई-वे बिल बनाना पड़ता है इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट। तो यहाँ यस, यहाँ पे ई-वे बिल बनाना है इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट, और डिस्टेंस भी देखने की जरूरत नहीं है। Speedofast Enterprises wants to transport multiple consignment of GQF Private Limited in a single conveyance. ठीक है, these consignment are of different consignee and individual e-way bill with different validity period have been generated. क्या स्पीडोफास्ट एक कंसोलिडेटेड, हाँ भाई हाँ, स्पीडोफास्ट चाहे तो एक कंसोलिडेटेड बिल बना सकता है कंटेनिंग डिफरेंट ईवीबीज इवन इफ ऑल ईवीबीज हैव अ डिफरेंट वैलिडिटी पीरियड। हाँ भाई, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बना सकते हो गया सर, हो गया, फर्स्ट हो गया था, सेकंड हो गया था, थर्ड भी हमारा सही है, और फोर्थ वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है। अब आ जाओ आप केस सिनारियो नंबर 60, काफी अच्छा केस सिनारियो, मजा आएगा। Galgotia Travels Limited is established on 3rd April in the city of Bangalore, Karnataka. And the primary objective of company is to provide air-conditioned contract-based passenger transportation services at affordable fares. कंपनी ने वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है। ऑन 1 जुलाई कंपनी परचेज मोटर व्हीकल। अब सबसे पहली बात तो क्या इन्हें क्रेडिट मिलेगा? हाँ भाई, इनको तो क्रेडिट मिलेगा। ऑल्दो मोटर व्हीकल का क्रेडिट ब्लॉक्ड होता है, पर आपको मालूम है इनका तो धंधा ही काय का है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का, तो इनको तो क्रेडिट मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 व्हीकल 10 लाख परचेस प्राइस, तो 10 लाख इंटू 4 40 लाख। मैं यहाँ पे आईटीसी लिखते जाऊं क्या, सीजीएसटी एसजीएसटी, तो यहाँ पे हो गया 3.6 लाख और यहाँ पे भी हो गया 3.6 लाख। 12 लाख इंटू 3 36 लाख और 36 लाख इंटू 9%, 3,24,000। इधर भी लिख दो 3,24,000, 3,24,000। 14 लाख इंटू 2 28 लाख और 28 लाख का 9%, 2,52,000 और इधर भी 2,52,000। 15 लाख का 18% हो जाएगा हमारा 2,70,000, पर ये आईजीएसटी है तो मैं ऐसे डायरेक्टली लिख देता हूं 2,70,000। नहीं 270 होगा ना, हाँ 2,70,000। फिर फ्रॉम द मंथ
ऑफ जुलाई जीटीएल एसोसिएटेड विद पोको टू इनहेंस द बिजनेस ऑपरेशन। फिर उसके बाद बोला है पोको भाई ई इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ऑपरेट करता है फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन इन बैंगलोर। कंपनी ने एक ऐप बनाई है पोको। ठीक है भाई, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहा है। पोको नाम की इन्होंने ऐप बनाई है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की, जैसे वो रैपिडो होती है वैसे पोको। ठीक है, पोको की इन्होंने बुकिंग भी दे दी है। फिर इन्होंने वैल्यू ऑफ सर्विसेज बताई है जो इस पोको के थ्रू है। आ जाओ, अमाउंट ऑफ ब्लॉक्ड क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ काय का ब्लॉक्ड क्रेडिट, कोई ब्लॉक्ड क्रेडिट नहीं है भाई। ठीक है, इसको तो क्रेडिट अलाउड है। अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल थ्रू ई कैश लेजर बाय जीटीएल ऑन द सर्विसेज सप्लाइड बाय हिट थ्रू पोको लिमिटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई इग्नोरिंग द प्रोविजन ऑफ रूल 86B। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि भाई कितना क्या जीएसटी पे करना है थ्रू ई कैश लेजर बाय जीटीएल ऑन द सर्विसेज सप्लाइड बाय इट थ्रू पोको लिमिटेड। पोको के थ्रू जो उसने सर्विसेज सप्लाई करे, पेबल थ्रू ई कैश लेजर। तो ई कैश लेजर तो ग्रॉस लाइबिलिटी है, और ग्रॉस लाइबिलिटी के बाद हमको आईटीसी माइनस करना पड़ेगा। तो भाई 9, 9 और 4, ठीक है। और आईटीसी है क्या अपने पास? तो आईटीसी तो खूब सारा है भाई। इस सीजीएसटी का ये आईटीसी कितना पड़ा हुआ है, तो इसको जोड़ोगे तो 3,60,000, 3,24,000, तो 9,36,000। तो इसका टोटल आ गया हमारा 9,36,000। तो सीजीएसटी मेरे पास पड़ा है 9,36,000, एसजीएसटी भी पड़ा है 9,36,000, और आईजीएसटी पड़ा है 2,70,000। अरे बाप रे, पेमेंट कितना है? तो 9, 9 और 4, तो भाई मेरे सबसे पहले 4 में से 2 70 गए, है ना, क्योंकि पहले तो आईजीएसटी को यूज करना है। तो 4 में से 2 70 गए, तो बचे कितने? 31। अब आईजीएसटी आपका पूरा खत्म हो गया। अब सीजीएसटी है 9,36,000, तो अब सीजीएसटी 9,36, तो पहले सी में से सी माइनस करो, तो सी भी पूरा खत्म हुआ, पर 36,000 बच गए। तो 36,000 आप यूज कर लोगे किस में भैया? आईजीएसटी में। अच्छा, ऐसे ही एसजीएसटी में 36,000 यूज कर लोगे, तो भाई 1,30,000 में से माइनस कर दो आप, टोटल 72,000 आया ना आपको समझ में? कुछ ज्यादा करा नहीं। तो बचा कितना अपना? 58,000। तो आईजीएसटी अपने को 58,000। तो ये रहा हमारा करेक्ट ऑप्शन, विल बी बी वाला। ठीक है, तो बहुत सिंपल है भाई, कोई लोड नहीं लेना। अपना दिमाग लगाओगे ना एमसीक्यू में तो बहुत आगे जाओगे। ठीक है, ये तो बच्चे बोलते हैं तो हम करवा देते हैं, वरना तो ये सब क्वेश्चन आप ही को करने चाहिए। चलो, अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी कलेक्टेड एट सोर्स, इग्नोर बाइफर्केशन अंडर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी बाय पोको लिमिटेड ऑन टैक्सेबल सप्लाई मेड थ्रू इट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सर जुलाई, अगस्त, सितंबर में कितना क्या टैक्स कलेक्ट करना है? 1,30, 1,25, 1,40 जोड़ दो। 1,30, 1,25 और 1,40, 1,30,00,000 है ना। तो 1,30,00,000, 1,25,00,000 और 1,40,00,000। और इसका रेट है 0.25%, 98,750 इंटू 2, 197,500। अच्छा, तो इन्होंने तीनों महीने का अलग अलग पूछा है, जुलाई का अलग, अगस्त का अलग, सितंबर का अलग। तो भाई साहब ये तो बहुत मेहनत कराते रहे। 65,000। मैं तो इसमें थोड़ी सी मक्कारी करूंगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए वाला। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, अलग अलग ही इन्होंने पूछा है। प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर ऑर्डर नंबर CA435। अब सर CA435 दो का निकाल लेते हैं, CA435 और PH534। CA435 ये रहा,
तो रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में जहां से पैसेंजर चढ़ा, तो पैसेंजर कहां से चढ़ा बैंगलोर से चढ़ा, तो ये तो हो गया हमारा बैंगलोर। PH 435 रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड है तो इसकी लोकेशन कहाँ की है, हैदराबाद, तो बैंगलोर और हैदराबाद। देखिए भाई है क्या ऐसा ऑप्शन, बैंगलोर और हैदराबाद, अरे वाह पहला ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर ऑर्डर नंबर 234 और UV 777, 234 और UV 777, 234 ये रहा, 234 का टाइम ऑफ सप्लाई। सर सर्विसेज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे क्या निकालते हैं, तो भाई अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हो गया हो तो 30 दिन के अंदर अंदर इशू हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो फिर कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो डेट ऑफ ट्रैवल 5 जुलाई, इनवॉइस के बारे में तो इन्होंने कुछ बताया ही नहीं, इन्होंने कुछ बोला इनवॉइस के बारे में, कुछ भी नहीं बोला, तो भाई अर्लियर लेना पड़ेगा 5 जुलाई, और बुकिंग 3 जुलाई, तो CA 234 का तो 3 जुलाई है, तो CA 234 का 3 जुलाई, 3 जुलाई ये रहा, एक ही तो ऑप्शन है 3 जुलाई, खत्म हो गया, बाकी चेक ही नहीं करना, ठीक है। चलो देखें एक बार, तो DBAAC, DBAA और C। आगे बढ़ते हैं, केस सिनारियो 17, मिस्टर ए रजिस्टर्ड अंडर GST, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप भी फटाफट से प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ। इनकम है ऑडिटिंग से, एग्जामिनर सर ये एग्जेम्प्ट होता है, पता है ना आपको, एज ए एग्जामिनर आप एक्ट करते हैं तो ICAI ICSI सब एग्जेम्प्ट, ठीक है, बढ़िया, इस पे इनकम कमाओ, कोई GST नहीं। रेंटल इनकम टैक्सेबल, फिर 10 कंप्यूटर खरीदे 25,000 फॉर हिज ऑफिस एज न्यू स्टाफ हैज बीन रिक्रूटेड एंड यूटिलाइज ITC, ठीक है ITC तो मिलेगा, यूटिलाइज करा, बहुत बढ़िया। 31 अक्टूबर 10 में से 2 कंप्यूटर डोनेट कर दिए, अरे यार ऐसा मत करो ना यार, डोनेट कर दिया क्योंकि अब शेड्यूल 1 का पैरा 1 अट्रैक्ट हो जाएगा, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर ITC हैज बीन अवेल्ड, तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद A belatedly filed GSTR 3B for the month of December by 5 days, ठीक है, ये भी देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है करंट फाइनेंशियल ईयर 23-24, वाह, बुक्स ऑफ अकाउंट कब तक रखने भाई, 6 साल तक रखने होते हैं, तो 23-24 है, इसकी एनुअल रिटर्न की तारीख आएगी 31 दिसंबर 24, 72 मंथ जोड़ेंगे तो आएगा 31 दिसंबर 30, तो भाई साहब ये रहा। एग्रीगेट टर्नओवर, ये भी कोई क्वेश्चन है पूछने का, CA फाइनल में बच्चों से पूछ रहे हो, एग्रीगेट टर्नओवर 186 प्लस 13,90,000, तो 1,86,00,000 प्लस 13,90,000, 199, और कुछ भी टर्नओवर है क्या, और तो कुछ टर्नओवर नहीं है भाई। अच्छा एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है, तो एग्रीगेट टर्नओवर में तो एग्जेम्प्ट टर्नओवर भी आ जाएगा, 2,02,40,00,000, और भी कुछ है, ये होगा ना, मिस्टर ए डोनेटेड 2 कंप्यूटर्स, अच्छा तो 10,000 10,000 20,000, तो 40 में 20 और जोड़ दो तो कितना आएगा हमारा, 2,02,60,000 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है सेकंड वाला, टोटल टैक्सेबल टर्नओवर ऑफ मिस्टर ए फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर इज, तो करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए टैक्सेबल टर्नओवर पूछ रहा है, तो भाई ये जो आया ये सब आया है ना, इसमें से आप इसको माइनस कर दो 2.5 लाख को, तो जैसे इसमें से 2.5 लाख माइनस करोगे तो टैक्सेबल टर्नओवर आ जाएगा, तो 2.5 लाख जैसे ही मैं 260 तो ये वाला आ जाएगा टैक्सेबल टर्नओवर, सिंपल। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज अ सप्लाई अंडर GST, सर सप्लाई अंडर GST तो सर्विस प्रोवाइडर्स एग्जामिनर ये भी सप्लाई है, रेंटल इनकम भी सप्लाई है, और डोनेशन टू कंप्यूटर ये भी सप्लाई है, तो तीनों चीजें सप्लाई है। अब ये बात अलग है कि ये सप्लाई तो है बट बाद में जाके ये एग्जेम्प्ट हो गया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट लाइबिलिटी, तो चलो यार अब इंटरेस्ट लाइबिलिटी निकाल लेते हैं। 5 दिन के लिए डिले करा तो नेट लाइबिलिटी है 1,80,000, नेट लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट लगेगा 180 इंटू 18% इंटू 5/365, तो 444 रुपए का इंटरेस्ट लगेगा।
तो इंटरेस्ट लाइबिलिटी इज 444, नहीं भाई आईटीसी से नहीं पे कर सकते हो, यू हैव टू पे इंटरेस्ट लाइबिलिटी कंपल्सरी वाया ई कैश लेजर। चलो चेक करते हैं, बी सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब और सही जवाब। सिनेरियो नंबर 18, Daria Limited, a supplier registered under GST in Gujarat, is engaged in manufacturing textile products। ठीक है सर, it has opted to pay tax under composition scheme। तो धैर्य भाई ने composition scheme में टैक्स पे करने का निर्णय लिया। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। तो टोटल टर्नओवर इनका 1.5 करोड़ है। द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लैप्स फ्रॉम 1 जुलाई एंड इट स्विचेस टू रेगुलर स्कीम। तो 1 जुलाई से कंपोजिशन चला गया और फिर रेगुलर स्कीम में ही आ गए। अब आपको मालूम है अगर हम कंपोजिशन से रेगुलर में स्विच होते हैं तो जिस दिन आप रेगुलर में स्विच हुए उसके एक दिन पहले जो भी आपका इनपुट है उसका आपको क्रेडिट मिलेगा। क्या कैपिटल गुड्स का भी क्रेडिट मिलेगा? हाँ, तो कैपिटल गुड्स का भी क्रेडिट मिलेगा, बट कैपिटल गुड्स के क्रेडिट में वो 5% पर क्वार्टर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये टैक्स पेड की बात करी है, तो ये इनपुट्स है, इसका क्रेडिट मिल जाएगा। अब ये मशीनरी 10 लाख, इसका भी क्रेडिट मिलेगा पर हमको वो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इन्होंने अदर इंफॉर्मेशन हमको दी है। अब पहला क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं द नेट जीएसटी पेबल इन कैश आफ्टर सेटिंग ऑफ टीडीएस क्रेडिट। तो टीडीएस क्रेडिट माइनस करने के बाद कितना क्या जीएसटी पेबल है? तो ठीक है सर, अपन एक काम करते हैं ना, यहां लिखते हैं आउटपुट लाइबिलिटी। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यहां लिखते हैं आईटीसी और आखिरी में अपन ऐड कर देंगे कंपोजिशन। सर ये आपने कंपोजिशन आखिरी में क्यों ऐड करा? राजा कंपोजिशन वाला जो टैक्स पेबल है ना उसका आईटीसी नहीं मिलता, तो क्योंकि उसका आईटीसी नहीं मिलता तो वो आपको कंपलसरी कैश लेजर में पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले ही भाई ये देखो, ये वाले टर्नओवर है कितने का? 1.5 करोड़ का। तो 1.5 करोड़ का आप कर दो कितना परसेंट? 1% तो आ गया वो 1.5 लाख रुपए। अब सर 1.5 लाख रुपए सीजीएसटी, एसजीएसटी, तो ये दोनों हो जाएगा 75,000 सीजीएसटी और 75,000 एसजीएसटी। उसके बाद सर ये क्रेडिट मिल जाएगा क्या? हाँ मिल जाएगा ना भाई, आपको क्रेडिट मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। इनवॉइस डेटेड 4th में, 1 साल पुराना इनवॉइस होता है उस तक का क्रेडिट मिल जाता है। तो ताजा ताजा इनवॉइस है सर 31 दिसंबर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। हाँ तो अभी टाइम हुआ कहाँ है, अपना तो जुलाई है, तो अभी 6 महीने भी नहीं हुए, तो मिल जाएगा क्रेडिट। तो 10,000 पर 10 और 5 15 हजार का क्रेडिट मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ 15,000 और यहाँ भी लिख देता हूँ। उसके बाद मशीनरी, अच्छा 15 मार्च को मशीनरी खरीदी थी तो बताओ क्रेडिट मिलेगा या नहीं? 10 लाख, इसका जीएसटी कितना? 12%, तो 10 लाख का 12% 1,20,000। अब राजा 2 क्वार्टर हो गए, एक तो ये जनवरी फरवरी मार्च और एक अप्रैल मई जून, तो 2 क्वार्टर आपको माइनस करने पड़ेंगे। तो 10 लाख का 12% 1,20,000 और 1,20,000 में से जब आप माइनस करोगे 2 क्वार्टर तो 10% माइनस करो 1,20,000 में से कितना आ गया? 1,08,000। तो 1,08,000 का भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद गुड्स सोल्ड करे 2,40,000 के टू अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सिर्फ गुड्स सोल्ड करे तो इस पे जीएसटी लगेगा। जीएसटी का रेट क्या है? तो इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली जीएसटी का रेट है 12%। तो 2,40,000 इंटू 12% 28,800। सर क्या कोई टीडीएस की बात होगी? नहीं राजा, 2.5 लाख रुपए से कम है तो कोई टीडीएस वीडीएस की बात नहीं होगी। आगे 15 अगस्त को धैर्य ने 10 लाख रुपए का माल फिशिंग डिपार्टमेंट को बेचा, तो लगाओ इस पे जीएसटी। तो 10 लाख का 12% हो गया 1,20,000 और इसके ऊपर से टीडीएस की भी बात होगी तो 10 लाख का 2% 20,000 रुपए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। किस नाम के? टीडीएस के नाम के। फिर उसके बाद अपार्ट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव, सेल एंड परचेस वर्थ रुपीज 15 लाख एंड 12 लाख वर ऑल्सो रिपोर्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जुलाई टू फरवरी। ठीक है, तो 15 लाख की सेल ना, तो 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 12%, 180 तो ये हो गया।
और 12 लाख का 12% 1,44,000 का आपको मिल जाएगा आईटीसी। आगे सर ये अभी रुक जाओ, ये तो मार्च के महीने का, इसका भी अपने को कुछ भी नहीं करना। देयर इज नो अदर ट्रांजैक्शन, ये अलग अलग। सबसे पहला नेट जीएसटी पेबल इन कैश आफ्टर सेटिंग ऑफ टीडीएस क्रेडिट इफ एनी। ठीक है, तो 4 ऑप्शन उन्होंने दे के रखे। चलो जोड़ो भाई जोड़ो, 28,800 प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000, ये हो गया मेरा 3,28,800। फिर 1,08,000, 1,44,000 और 20,000, तो ये आ रहा है 272 और ये आ रहा है मेरा 30,000। हाँ तो 272 और 30,000, ये टोटल आ रहा है 3,02,000 और 3,28,800 में से 3,02,000 माइनस करा प्लस 1.5 लाख रुपए ये पे करा, तो टोटल आ रहा है 176,800। ठीक है, उसके बाद आईटीसी ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम अप्रैल टू फरवरी, तो अप्रैल से फरवरी तक आईटीसी तो 1,08,000, 1,44,000 और 30,000, इसको आईटीसी में मत कंसिडर करना है, तो टीडीएस का अमाउंट है, तो 2,82,000। उसके बाद जीएसटी रिफंड अवेलेबल टू धैर्या फॉर द मंथ ऑफ मार्च, वो हमने एक ट्रांजैक्शन छोड़ा था ना, तो बस वही है। तो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, इधर क्या हुआ भाई, धैर्या ने 2500 मीटर का फैब्रिक्स बनाया और सेल वैल्यू है 200, आईटीसी है 27,500। ठीक है, अब देखो आपको रूल 89(4) याद होगा, तो रूल 89(4) में आपको एक्सपोर्ट का जो क्रेडिट है उसका रिफंड मिल जाएगा, और उसका फॉर्मूला याद है क्या, नेट आईटीसी मल्टीप्लाई बाय ZRS ऑफ गुड्स प्लस ZRS ऑफ सर्विसेज अपॉन एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। तो भाई सबसे पहले तो नेट आईटीसी तो 27,500 27,500, तो टोटल कर देते हैं अभी अपन 55,000 है ना, मल्टीप्लाई बाय, तो मल्टीप्लाई कर दो आप। अच्छा इन्होंने वैल्यू तो 200 रुपए ही है, हाँ तो एक काम करो ना, ऐसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, 1500 इंटू 200 अपॉन 2500 इंटू 200, तो ये 200 से 200 कैंसिल, तो 55,000 इंटू 1500 डिवाइड बाय 2500, 33,000। अब देखो यहाँ पे सिर्फ 33,000 नहीं, जब भी हम रिफंड देते हैं ना तो 3 चीजें चेक करते हैं, एक तो जो फॉर्मूले से रिफंड आया, एक जो रिफंड क्लेम जब आपने क्लेम करा उस तारीख को आपके आईटीसी का बैलेंस कितना था, और जिस महीने का आप रिफंड क्लेम कर रहे हो उस महीने के 3B में आईटीसी का आपका कितना बैलेंस है, और इन तीनों में से जो सबसे कम होता है ना वो आपको मिलता है। तो अब देखो ध्यान से, इसमें रिफंड के टाइम का तो अपने को पता ही नहीं है, कुछ इंफॉर्मेशन दी नहीं है, पर राजा एक बात बताओ, इन्होंने हमको बेचा कब है, इन्होंने 2500 मीटर बेचा है, सेल वैल्यू है 200, तो 2500 मल्टीप्लाई बाय 200, ये आ गया 5 लाख, और 5 लाख का 2500 सेल वैल्यू है और 200, अच्छा इसमें से 1500 का तो अंडर बॉन्ड है, मतलब उस पर तो जीएसटी नहीं लगेगा, तो 1000 इंटू 200 मल्टीप्लाई बाय 12%, 12% ही रेट है ना, हाँ तो 1000 इंटू 200 मल्टीप्लाई बाय 12%, तो हमारा अमाउंट कितना आ रहा है, 24,000, और हमारा टोटल आईटीसी है 55,000, तो 55,000 में से 24,000 गए तो आया कितना, 31,000, तो इन दोनों में से लोअर, तो डेट इज 31,000 का आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Assuming that goods have been sold by Dhairya to fishing department of Gujarat for a value of 1 lakh instead of 10 lakh. Net GST payable by Dhairya in cash during the period from July to February. तो ये क्या पूछ रहा है सर, ये पूछ रहा है कि भाई अगर 1 लाख का बेचा होता 10 लाख की जगह, तो कितना क्या जीएसटी पेबल होता, तो भाई ये वाला ट्रांजैक्शन हट जाता, इसकी जगह पे 12,000 आ जाता, करेक्ट है, और ये जो टीडीएस का क्रेडिट है ये भी हट जाता, तो अब ये वाला हट गया तो ये भी हट जाएगा, और इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 28,800 प्लस 12,000 प्लस 1,80,000, तो ये आ गया हमारा 2,20,800।
और फिर इधर आएगा अपना 1,08,000 प्लस 30,000 प्लस 1,44,000 2,82,000। अरे बाप रे, तो 2,20,800 में से 2,82,000 माइनस करा, ये तो नेगेटिव 61,200 आ रहा है। मतलब सर नेट जीएसटी पेबल तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तो नेट जीएसटी पेबल वुड बी निल। ठीक है, तो सर करें क्या अपन चेक, आ जाओ। अच्छा ये जुलाई टू फरवरी है, तो किसी का ये डाउट नहीं आना चाहिए सर ये कंपोजिशन वाला, भाई ये नहीं आएगा ना, वो जुलाई टू फरवरी है। तो देखो भाई ये करेक्ट है 176,800, फिर उसके बाद ये भी करेक्ट है, थर्ड वाला भी करेक्ट है, फोर्थ वाला निल, और फिर हमारा हो गया क्वेश्चन खत्म। ठीक है, आ जाओ अगले केस सिनारियो पे आ जाओ। केस सिनारियो नंबर 19। ये वाला जो केस सिनारियो ना, ये भी इंस्टीट्यूट ने क्या करा है, क्वेश्चन को कट कॉपी पेस्ट करके केस सिनारियो के फॉर्म में पूछ लिया। ये शायद करते होंगे क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट और बोलते होंगे डियर चैट जीपीटी फटाफट से इस क्वेश्चन के ऊपर एमसीक्यू बना दो, और बेचारा चैट जीपीटी एमसीक्यू बना देता हो। एविएंट लिमिटेड नोएडा में रजिस्टर्ड है, मशीनरी यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल कैप्स बनाते हैं। ठीक है, सप्लाई ऑफ मशीनरीज एज अंडर, होलसेल प्राइस है 42 लाख प्लस माइनस 10% का रेंज डिपेंडिंग अपॉन कस्टमर। ये चार्जेस दिए हुए। फिर इन्होंने बोला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीनरी में हम एक थर्ड पार्टी जीटीए को बोलते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। 2% का कैश डिस्काउंट है अगर कस्टमर 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट दे देता है, और अगर कस्टमर पेमेंट नहीं दे पाता है तो कंपनी उससे जो उसको डिस्काउंट दिया वो उससे रिकवर कर लेती है। वाह, तो पहले तो कंपनी डिस्काउंट दे देती है अगर सिर्फ कस्टमर अग्री कर लेता है, और अगर बाद में ये पेमेंट नहीं देते तो फिर ये वापस ले लेती है। और नो सेपरेट अमाउंट ऑफ जीएसटी इज रिकवर्ड, मतलब जब डिस्काउंट वापस लेती है तो उसके अंदर जीएसटी शामिल होता है। क्या बात है। सिंपल इंटरेस्ट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ऑन द टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर टुवर्ड्स द मशीनरी सप्लाई फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग सप्लाई टिल द डेट ऑफ पेमेंट। बोलो, ये इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं अगर आपने लेट पेमेंट करा तो। हर मशीनरी पे एविएंट को सब्सिडी मिलती है 2 लाख रुपए की फ्रॉम इट्स होल्डिंग कंपनी डिलीजेंट लिमिटेड। ठीक है, एविएंट ने अनरिलेटेड पार्टी को मशीनरी दी और फॉर अ प्राइस ऑफ 40 लाख। इनवॉइस 29 अगस्त को इशू हुआ। कॉर्पोरेट ऑफिस है, इन्होंने एंटर करा। ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ आप तो क्वेश्चन बताओ क्या है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ मशीनरी सप्लाइड बाय एविएंट लिमिटेड इज, ये वाला पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। The corporate office of Daffodil Limited, which is at New Delhi, has entered into contract with Avient Limited for the supply of machinery. However, the machinery has been installed at Daffodil Private Limited, registered manufacturing unit located in Gurugram. तो सर मशीनरी इंस्टॉल कहाँ पे हुई है? डेफोडिल प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम, हरियाणा। सर अगर आपको सेक्शन 10(1)(d याद हो तो इंस्टॉलेशन का जो केस है वहां पे जहां पे मशीन इंस्टॉल होती है वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनता है, तो गुरुग्राम हरियाणा बन जाएगा मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, आई बात समझ में? बहुत सिंपल है यार। द जीएसटी लायबिलिटी ऑफ एविएंट लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त इज, तो मंथ ऑफ अगस्त इज, तो एक ही तो ट्रांजैक्शन है, तो 40 लाख प्लस 10,000 प्लस 1 लाख, तो 40 लाख प्लस 10,000 प्लस 1 लाख और प्लस वो 2 लाख की सब्सिडी, तो टोटल हो गया हमारा 43,10,000। इसमें से आप डिस्काउंट माइनस कर दो, 40 लाख का 2% 80,000, तो 43,10,000 में से 80,000 माइनस करे तो 4230 आया, और 42,30,000 का मल्टीप्लाई कर दो आप कितने परसेंट से करोगे? 6% का रेट दिया हुआ है ना, तो 6% मतलब 12% से आप मल्टीप्लाई इसको कर दो, तो 5,07,600। और तो कुछ भी ट्रांजैक्शंस नहीं है, एक ही ट्रांजैक्शन है और वो जीटीए का रेट तो बताया नहीं, तो 5,07,600। उसके बाद सप्लाई ऑफ मशीनरी एंड इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग है। सर ये कंपोजिट सप्लाई है। और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ इंटरेस्ट रिसीव, तो राजा इंटरेस्ट रिसीव, जब इंटरेस्ट मिलेगा उसी का टाइम ऑफ सप्लाई वही रहेगा। तो पेमेंट कब मिली? तो पेमेंट कब मिली है?
इनवॉइस का तो बता दिया, डिस्काउंट भी बता दिया। अच्छा ये रहा, डैफोडिल ने पेमेंट कब करी है? डैफोडिल ने 30 सितंबर को पेमेंट करी है, तो 30 सितंबर को पेमेंट करिए तो भाई 30 सितंबर हो जाएगा, तो कंपोजिट सप्लाई और 30 सितंबर। डन क्या क्लास? इतनी सी बात है। उसके बाद द जीएसटी लायबिलिटी ऑफ एविएंट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर इज, ओके अब देखो क्या हुआ ना, इस केस में सामने वाले ने जो पेमेंट है वो 30 सितंबर को दिया, पेमेंट देना था पर दिया नहीं, और 2% का डिस्काउंट वॉज गिवन टू डैफोडिल, क्योंकि इसने अग्री तो कर लिया था, तो अग्री कर लिया पर इसने पेमेंट नहीं दिया। तो अगर अग्री कर लिया और पेमेंट नहीं दिया तो भाई दिक्कत की बात है। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमको इसको रिकवर करना पड़ेगा, तो हम क्या क्या रिकवर करेंगे? एक तो हम डिस्काउंट रिकवर करेंगे कितना, 80,000, और दूसरा हम इसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगाएंगे। अब सर इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे लगेगा? भाई जो इससे ड्यू है उसी पे लगेगा। तो देखो 40 लाख भी इससे ड्यू था, फिर 1 लाख इससे ड्यू था, फिर 10,000 इससे ड्यू था, 41 लाख 10,000। अब ये मत बोलना कि सर ये जो 2 लाख रुपए सब्सिडी का अमाउंट है, भाई मुझे लॉजिकली एक बात बताओ, क्या सब्सिडी के अमाउंट पे इंटरेस्ट लोगे क्या? नहीं। तो इंटरेस्ट जो लगेगा ना वो लगेगा 41 लाख 10,000 के ऊपर। अब सर 41 लाख 10,000 पे परसेंट कितना है? 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, ठीक है। तो भाई इन्होंने पेमेंट कब करा है? 30 सितंबर को पेमेंट करा है, और जबकि इनवॉइस कब का इशूड है? इनवॉइस 29 अगस्त का इशूड है। तो लिखा हुआ है 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ ऑन द टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग सप्लाई टिल द डेट ऑफ पेमेंट। तो फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग सप्लाई, तो भाई सप्लाई भी हमारा 29 अगस्त को हुआ है, 29 अगस्त से लेकर 30 सितंबर, तो अगस्त का महीना भी हो गया और सितंबर का महीना भी हो गया। तो सर यहाँ पे 2 महीने का इंटरेस्ट आएगा, तो 41 लाख का 2% 82,200, तो टोटल हो गया हमारा 1,62,200। इसके अंदर जीएसटी शामिल है, तो 12 डिवाइड बाय 112, हाँ 1 लाख, हाँ ठीक है सही है। तो 82,200 यही तो करा हमने भाई, 82,200 और 80,000, तो 1,62,200 इंटू 12 डिवाइड बाय 112, तो आ रहा है हमारा 17,378.57, डेट इज 17,379। आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन, ठीक है हो गया। उसके बाद लास्ट केस सिनेरियो आज की क्लास का, स्टार कार्ट्स लिमिटेड, वाओ स्टार कार्ट owns and operates a web portal in the name of Starcart and is registered with the jurisdictional GST authority in Delhi as a e-commerce operator and is liable to collect TCS। Starcart लिस्टिंग सर्विसेज देता है, ठीक है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है, और अपने जो ई कॉमर्स पोर्टल है उसमें अब खुद के थ्रू भी बेचता है। लिस्टिंग के लिए Starcart एक लिस्टिंग फीस लेता है @ 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ द गुड्स, तो जितना भी माल बिकेगा उसका 10% Starcart का। Such listing fees is recovered from the seller irrespective of any goods sold। बढ़िया काम है भाई, ये सेल्स रिटर्न का ध्यान नहीं रखते, इन्होंने बोला हमको तो 10% चाहिए। कस्टमर भाई बहुत सारा चूज कर सकता है, पेमेंट इज मेड बाय द कस्टमर थ्रू द पेमेंट गेटवे इन ऑनलाइन मोड एट द टाइम ऑफ मंथली सेटलमेंट। तो Starcart सेलर को पेमेंट करता है आफ्टर एडजस्टिंग TCS, इनवॉइस इशूड बाय सेलर इन द नेम ऑफ कस्टमर एंड टैक्सेस चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सेलर एंड कस्टमर। फिर इन्होंने ज्ञान गणित की बातें दी, हम क्वेश्चन देखें ना, द नेट टैक्स लाइबिलिटी इंक्लूडिंग द अमाउंट कलेक्टेड एज TCS फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो भाई इन द मंथ ऑफ जनवरी अ पुलकित परचेज फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम Starcart, तो इसकी लाइबिलिटी निकालनी है। 50,000 10,000 ये इन्फोकॉम ने बेचा है, तो भाई TCS की लाइबिलिटी आ जाएगी। तो 60,000 के ऊपर TCS का रेट है 0.5%, 300 रुपए। ये इन्होंने खुद बेचा है
30,000 जीएसटी का रेट है 18%, तो 30,000 इंटू 18% ये आ गया 5400। सीसीटीवी कैमरा है 1 लाख का, सोल्ड बाय सिक्योर वर्ल्ड, ठीक है। इस पे भी टीसीएस की बारी आ जाएगी। कितना है टीसीएस इसके ऊपर? 500 रुपए। तो टोटल हो गया मेरा ये। अच्छा 2 मिनट रुक जाना, इसके ऊपर वो लिस्टिंग फीस भी तो आएगी। तो लिस्टिंग फीस इधर सेकंड पे तो नहीं है, पर 50 और 10 60,000, 60,000 और 1 लाख, 1,60,000 पे 10% जो इनको कमीशन मिलेगा वो, तो 16,000। उस 16,000 रुपए के ऊपर भी तो स्टारकार्ट को जीएसटी देना पड़ेगा। कितना परसेंट? 18% ही रेट है ना शायद से, तो 18% ही रेट है, तो 16,000 का 18% ये हो गया 2880। तो टोटल मैं बताऊं कितना हुआ? 300 प्लस 5400 प्लस 2880 प्लस 500, डेट इज 9080। तो हमको देखना पड़ेगा क्या है कोई ऐसा ऑप्शन 9080। अरे वाह, ये रहा 90। ओहो हो, तो सर ये रहा हमारा 9080। आया समझ में? बहुत सिंपल। फिर नेट जीएसटी पेबल इन कैश ऑफ इन्फोकॉम लिमिटेड एंड सिक्योर वर्ल्ड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अपन एक का निकाल लेते हैं, फिर ऑप्शन से खेल लेंगे। इन्फोकॉम को कितना जीएसटी पे करना है? तो सर ये तो 60,000 है, तो राजा मेरे 60,000 का कितना परसेंट? 12% ही देगा ना इन्फोकॉम। तो 60,000 का 12% कितना हो गया? 7,200। और 60,000 का 12% तो 7,200 हुआ। इसमें से इसको क्रेडिट भी मिलेगा, क्योंकि जो लिस्टिंग फीस ये देगा, तो ये 60,000 की 10% 6,000 रुपए लिस्टिंग फीस देगा। उसका रेट कितना है रे? 18% रेट है। तो क्या इसके पुराने वाले क्वेश्चन में 12% था? तो 60,000 का 18% 10,800। तो यहाँ पे 10,800 लिख दो। और भाई इसको क्रेडिट भी मिलेगा ना, तो 60,000 इंटू 10% इंटू 18%, तो 1,080 का इसको क्रेडिट मिलेगा। और फिर इसका टीसीएस की भी बात ही होगी, तो टीसीएस के भी 300 रुपए काट दो। तो टोटल कितना हुआ? 10,800 माइनस 1,080 माइनस 300, तो टोटल अमाउंट आया 9420। है क्या ऐसा कोई ऑप्शन? 9420 ये रहा। डन। उसके बाद assuming that Pulkit returns the printer purchased from Infocom in the month of January as per the return policy। बहुत बढ़िया, रिटर्न ही कर दिया। स्टारकार्ट ने 20% ऑफ वैल्यू ऑफ प्रिंटर कैंसिलेशन चार्जेस लिए पुलकित से और 10% इन्फोकॉम से। द नेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ स्टारकार्ट। अब मेरी बात सुन, यहाँ पे टीसीएस कम हो जाएगा, क्योंकि टीसीएस किसके ऊपर लगता है? सेल माइनस सेल रिटर्न। तो 50,000 और 10,000 का प्रिंटर है, तो 60 में से 10 गए 50,000। तो अगर मैं बात करूं टीसीएस की, तो 50,000 पे आप 0.5% करोगे तो कितना आएगा? 250 रुपए। बट सर एक बात बताओ, ये जो 10,000 रुपए रिटर्न करा, इस पे टोटल 30% की कमाई हो गई ना स्टारकार्ट की। किससे भी हुई? 30% की हुई। और इस 30% पे जीएसटी दे देगा ये 18%, तो 540 रुपए। ये 540 कैसे आया सर? 3,000 इंटू 18%। उसके बाद ये तो हो गया। अब आगे की अगर हम बात करें, तो आगे का क्वेश्चन तो एज इट इज वही है, तो ये 5400 वैसे ही आएगा। तो यहां हम लिख देंगे 5400। उसके बाद ये 2880 वैसे ही आएगा, क्योंकि भाई स्टारकार्ट को रिटर्न से कोई लेना देना नहीं है। और फिर ये जो 500 रुपए हैं, ये टीसीएस का, ये भी वैसे ही आएगा। तो 250 प्लस 540 प्लस 5400 प्लस 2880 प्लस 500, तो टोटल 9570 पेबल एज आई जीएसटी। आया समझ में? तो सर ये हो गया 9080 ही आया था ना अपना। बहुत बढ़िया। सेकंड का अपना सी आया था, तो सी आया था, बहुत बढ़िया। और थर्ड का भी हमारा आ गया सी। ठीक है, इसी के साथ हमारा केस सिनारियो 11 से लेकर 20 तक का भी डिस्कशन खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।